नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे। देखिए, कहानी साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य अन्य विधाओं की तरह आधुनिक काल में ही हिंदी कहानी साहित्य का विकास भी हुआ और कई युगों मतलब कई परंपरा से कई युगों से होकर कहानी साहित्य वर्तमान काल में आ पहुंची है। तो इन युगों से होकर कहानी साहित्य का विकास कैसा रहा और कहानी साहित्य की परंपरा क्या रही, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है। संस्कृत में इसके दो नाम है, गल्प भी कहते हैं और इसे आख्यायिका भी कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद कहानी पर विचार करते हुए कहते हैं कि कहानी यानी कि गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। यानी कि जैसे कि हम महाकाव्य और खंड काव्य का अंदर में कहते हैं कि महाकाव्य में मानव जीवन का एक विशाल झलक हमारे सामने आ जाती है, मानव जीवन का एक विशाल चित्र हमारे सामने वे रख देते हैं महाकवि। लेकिन खंड काव्य में जीवन के प्रत्येक किसी एक क्षण, किसी एक खास घटना के बारे में ही उसमें चित्रण होता है। उसी तरह है उपन्यास और कहानी में। उपन्यास मानव जीवन की गाथा है, मानव जीवन का विशाल चित्रण उसमें होता है, उसमें पात्रों की बहुलता होती है। लेकिन कहानी जो है, जैसे कि प्रेमचंद ने कहा है, जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही ये जो कहानीकारों का लक्ष्य होता है। तो इसीलिए उसके चरित्र यानी कि कहानीकार जिन जिन चरित्रों की सृष्टि करते हैं वो चरित्र और उनका कथा विन्यास और उनकी शैली सब वो उस एक भाव को स्पष्ट करने के लिए होते हैं। ये प्रेमचंद का कथन है। हिंदी में कहानी लेखन के विकास की बात है कि हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है। गद्य लेखन की ही एक विधा है जिसका विकास 19वीं सदी में बड़ी तेजी से हुआ था। वह 19वीं सदी में ही कहानी लेखन की शुरुआत हुई थी। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका 1900 में निकली सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है। उसके पहले भी भारतेंदु युग में ही कहानी की परंपरा की या कहानी लिखने की परंपरा शुरू तो हो गई थी, लेकिन लक्षण युक्त जो कहानी जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो तो ये जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है। अब उपन्यासों की भांति कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से हुआ। इसीलिए मैंने कहा था कहानियों की जो परंपरा या कहानी रचने की जो परंपरा जो है भारतेंदु युग से हम देख सकते हैं। यद्यपि आलोचकों ने ब्रज भाषा में लिखी गई भक्त कवियों की कथा 252 वैष्णवों की वार्ता और 284 वैष्णवों की वार्ता को आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ माना। यानी कि भक्त कवि जो है आधुनिक काल में आकर वैष्णवों की कहानी, क्योंकि कहानी की रीति में, कहानी कहने की रीति में ही वो रचना हुई है। तो 200 वैष्णवों की वार्ता भी हो और 284 वैष्णवों की वार्ता हो, तो ये इन सब में वैष्णवों की कहानी कही गई है। तो इसीलिए आलोचक कहते हैं कि उसे पहली कहानी माननी चाहिए, लेकिन उसमें कहानी का तत्व का नितांत अभाव है। उसके बाद कहानी के तत्वों की दृष्टि से, परंतु कहानी के तत्वों को दृष्टि में रखते हुए ये मान्यता उपयुक्त नहीं है। इसके बाद कुछ आलोचकों ने हिंदी के प्रारंभिक 4 गद्यकार है। कौन कौन है वे? सदासुख लाल, प्रेमलाल, सदासुख लाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंशाअल्लाह खान। तो ये हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 लेखक है। उनमें सदासुख लाल द्वारा रचित सुख सागर, लल्लू लाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान, इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, ये चारों रचनाएं कहानी शैली में लिखी गई है। तो आलोचक कहते हैं उन्हें कहानियों की या
प्रारंभिक कहानियां माननी चाहिए। इनमें रानी केतकी की कहानी को काफी आलोचकों ने कहा प्रथम कहानी माननी चाहिए, परंतु आधुनिक कहानी के तत्वों, विषयों और विचारधाराओं को देखते हुए यह मत भी उपयुक्त नहीं दिखाई पड़ता। आधुनिक युग में विकसित कहानी कला का जन्म भारतेंदु युग से मानना उचित होगा, लेकिन पहली कहानी द्विवेदी युग में रचित इंदुमती ही है। हिंदी कहानी के संपूर्ण विकास को 4 युगों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद प्रसाद युग और वर्तमान युग। उसमें भारतेंदु युग की ओर हम जाएंगे। भारतेंदु द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु हमेशा दूसरे लेखकों को प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहे और साथ साथ हिंदी गद्य के सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो इसी में भारतेंदु द्वारा रचित कहानी है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से ये अपरिपक्व है, फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता जरूर है। उसके बाद आ जाता है दूसरा कहानीकार गौरी दत्त शर्मा। इनकी कहानी टके कमानी, देवरानी जेठानी, 2 कहानियों की चर्चा होती है गौरी दत्त शर्मा की। तो इसे कहानी, ये उपदेशात्मक कहानी है, लेकिन इनमें भी कहानी तत्वों का नितांत अभाव है। आगे हम द्विवेदी युग की ओर जाएंगे। इस युग में कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का है। जैसे कि हमने द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों पर जब नजर डाला था, तब भी मैंने कहा था ये जो सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जो 2 ऐसे नींव है भारत हिंदी साहित्य के इतिहास है, जिनके आधार पर बहुत सारे साहित्यकार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आ गए। तो इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में हम देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही बड़ा स्थान है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लेखकों को हिंदी साहित्य में बहुत बड़े लेखकों का योग जो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो 1900 में निकली। उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है इंदुमती में। उसके बाद फिर मुख्य कहानीकार है बंग महिला, जिसका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। महिला कहानीकार है जो बंगला से अनुदित कहानियां लिखा करती थी। तो बहुत सारी, लेकिन उनकी मौलिक कहानी है दुलाई वाली, इसे भी आलोचक प्रथम कहानी मानते हैं। लेकिन उसके पहले ही जो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती निकली थी। इस युग की मौलिक कहानियों में मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल जो 1902 में निकली, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो 1903 में निकली, गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी और तथा बंग महिला की दुलाई वाली, ये दोनों 1907 में निकली, विशेष उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की कई कहानियां भी सरस्वती पत्रिका में छपती रही, लेकिन प्रेमचंद का जिक्र हम बाद में करते हैं उनके प्रसाद प्रेमचंद युग में। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के कहानीकारों का जिक्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे प्रसाद प्रेमचंद युग। प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया। देखिए, कहानी साहित्य के विकास के बारे में कहते वक्त प्रसाद और प्रेमचंद का नाम हमें साथ साथ लेना चाहिए। प्रेमचंद ने कहानियों को नई दिशा प्रदान की, ये जरूर हम मानते हैं, लेकिन प्रसाद ने अपने भाव प्रधान कहानियों के द्वारा हिंदी कहानी साहित्य को बहुत ही संपन्न किया था। तो इसलिए कहानी कला के विकास में प्रसाद का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी ग्राम है। उनकी पहली कहानी का नाम है ग्राम, जो उस समय के प्रसिद्ध पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, मथुआ, पुरस्कार, गुंडा आदि प्रसाद जी की उत्कृष्ट कहानियां हैं। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी के क्षेत्र में, हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी ही पहले आ जाते हैं। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई। प्रसाद की कहानी कला के बारे में और भी मैं बताने वाली हूँ आगे के स्लाइड में। आगे हम प्रेमचंद की कहानी कला की ओर जाएंगे। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ था।
प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखकर हिंदी कहानी साहित्य को समृद्ध बनाया। ये 300 कहानियां उन्होंने लिखी है, छोटी मोटी जैसे थोड़ी कहानियां नहीं है। उपन्यासों की भांति इनकी कहानियों में भी तत्कालीन जनजीवन की विशेषतया ग्रामीण जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। जैसे कि आपने प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां पढ़ी है उसे जरा याद कीजिएगा। सभी कहानियों में उत्तर भारत के जनजीवन के वहां के सामाजिक जीवन का चित्रण हमें मिलेगा, और वो भी ज्यादातर कहानियां गांव से संबंधित भी है ही प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता है। प्रारंभ में इनकी कहानियों के संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन आदि नामों से प्रकाशित हुए थे। बाद में मान सरोवर नाम के 8 संग्रह खंडों में इनकी सभी कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी कहानियां मान सरोवर में संग्रहित है। मान सरोवर के 8 खंड है। प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियों में उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, ये आपको याद रखने की बात है कि प्रेमचंद की सब पहली कहानी पंच परमेश्वर है और प्रेमचंद की आखिरी कहानी कफन है। तो उनकी उल्लेखनीय कहानी, बहुत ही कम कहानियों को मैंने लिया है जो याद में आई, उन सभी को सभी कहानियां यहाँ लिखना मुश्किल है, लेकिन आपको भी पता है, आपके जैसे कि हमारे कोर्स में कई कहानियां हैं प्रेमचंद की, लेकिन मैंने कुछ कहानियों का जिक्र यहाँ कर रही हूँ। उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़ेखर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, ईदगाह, पूस की रात, बूढ़ी काकी, सुजान भगत, कफन, नमक का दारोगा, ठाकुर का कुआं आदि उल्लेखनीय है। अपनी कहानियों में उन्होंने उत्तर भारत के विभिन्न वर्गीय जनजीवन का चित्रित किया है। उनकी अंतिम कहानी कफन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है, यह कहानी जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध होती, संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध होता है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा शैली अत्यंत सरल है। इनकी कहानियां इनके उपन्यासों का ही लेखु संस्करण कही जा सकती है। देखिए, इनकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे अंतिम कहानी है कफन। इनके बारे में बच्चन सिंह ने जो कहा है उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके 2 पात्र खीसू और माधव, जो अकर्मण्य है, कामचोर है, कोई काम नहीं करता, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस समाज में जब हड्डी तोड़ मेहनत करने वाले लोगों को हड्डी तोड़ मेहनत करने वाले लोग 3 वक्त खाना नहीं जुटा पाते, भूखे मरते हैं, तो फिर हम काम क्यों करें। जैसे कि माधव की पत्नी प्रसव वेदना से तड़प कर मर जाती है, कफन के लिए जो पैसे गांव वालों ने वसूल कर गांव वालों ने इकट्ठा करके उन दोनों को दिया था, उसे लेकर वे शहर में जाते हैं। शहर में जाकर वे खूब खाना खाते हैं, क्योंकि काफी दिन से ये भूखे थे। तो भूखे पेट के आगे कोई आदर्श नहीं रहता। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे कि ये जीवन का ही कफन नहीं, हमारे संचित आदर्श और मूल्य आस्थाओं का कफन है। क्योंकि हमारा ये समाज में ऐसा रीति चलती है कि जो जिंदा आदमी जो है वो अगर भूख से तड़पते रहे कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन जब वो मर जाता है उसको कफन तो जरूर चाहिए। ये देखो कैसा विरोधाभास है, ये एक प्रकार की विसंगति है, सामाजिक विसंगति। तो उस विसंगति की ओर प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं कफन के द्वारा। आगे हम देखेंगे प्रसाद के काव्य कला के बारे में। हिंदी कहानी साहित्य के विकास में प्रेमचंद के साथ साथ प्रसाद का भी नाम लिया जाना चाहिए। 1911 में प्रकाशित इनकी ग्राम कहानी के बाद हिंदी कहानियों के प्रकाशन की एक परंपरा स्थापित हो गई। हिंदी कहानी जगत को उन्होंने 5 काव्य संग्रह दिए। प्रसाद जी के 5 काव्य संग्रह है, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आंधी और आकाशदीप। मानवीय भावनाओं और आदर्शों के द्वंद्व का अंकन करने वाली प्रसाद जी की ममता, बिसाती, मथुआ, आंधी, पुरस्कार, आकाशदीप आदि कहानियां हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती है। क्योंकि प्रसाद की कहानियां इसलिए हम भाव प्रधान कहानियां कहते हैं। मानवीय भावनाओं को इतनी सूक्ष्मता से, इतनी बारीकी से वे चित्रण करते हैं मानवीय भावनाओं का, तो जैसे कि हम वो पढ़कर हम भी भाव विभोर हो जाते हैं।
और दूसरी बात यह है कि आगे बताते हैं प्रसाद जी ने ऐतिहासिक प्रसंग के आधार पर कई महत्वपूर्ण कहानियां लिखी और अपने समय के सामाजिक जीवन के यथार्थ को दर्शाने वाली कहानियां भी लिखी। दो प्रकार की, क्योंकि सामाजिक कहानियां भी उन्होंने लिखी और ऐतिहासिक कहानी, जैसे कि ममता हो, आकाशदीप हो, ये सभी ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ कल्पना को जोड़कर उन्होंने उन कहानियों को बेजोड़ बनाया है, यही उनकी कहानी कला की विशेषता है। तो प्रेमचंद की कहानी कला और प्रसाद की कहानी कला, इन दोनों पर अगर प्रश्न पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। तो प्रसाद के बाद हिंदी कहानी साहित्य के मुख्य कहानीकार कौन कौन है, ये भी हम देखेंगे। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी कला के उत्कर्ष में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान चिरस्मरणीय है। इन्होंने उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा से ही जितनी कीर्ति अर्जित कर ली, उतनी दर्जनों कहानियां लिखकर अन्य कहानीकार न कर सके। तो यही विशेषता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी है, लेकिन उन 3 कहानियां लिखकर उन्होंने इतनी कीर्ति अर्जित की, उतनी बहुत सारी कहानियां लिखकर बाकी कहानीकारों ने अर्जित नहीं की। और अगर आप साहित्य के विद्यार्थी है, आपको जरूर उसने कहा था पढ़ना चाहिए। जो उसने कहा था नहीं पढ़ा है, उसे हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नहीं कह सकते। तो क्योंकि हम हिंदी साहित्य के सबसे श्रेष्ठतम कहानियों में एक है, उसने कहा था कहानी हिंदी की श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। गुलेरी जी के बाद कहानी क्षेत्र में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का नाम उल्लेखनीय है। उनकी 2 कहानियां बहुत श्रेष्ठ है, वो प्रतिभा और ताई कहानियां बहुत मशहूर है। इस युग के अन्य प्रतिष्ठित कहानीकारों में बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन नाम आपको परिचित है, उनका असली नाम है बद्रीनाथ भट्ट, तो इसलिए मैंने साथ साथ लिखा है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, जिनकी कहानियां है कमल की बेटी, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी। पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसकी बेटी, सन की अमीर जल्लाद, चतुर्सन शास्त्री, दुखवा कासो कहूं, मेरी सजनी, भिक्षुराज, दही की हांडी आदि उल्लेखनीय है। अब हम आधुनिक युग की ओर जाएंगे। तो हमने भारतेंदु युग के कहानीकारों को देखा, द्विवेदी युग के कहानीकारों को देखा, प्रसाद प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकारों को देखा। आधुनिक युग जैसे कि उपन्यास के क्षेत्र में भी और कहानी के क्षेत्र में भी, दोनों में देख लीजिए, प्रेमचंद के बाद के कहानीकार और उपन्यासकार जो दोनों को ले लीजिए, सबसे पहले जैनेन्द्र का नाम आ जाता है, क्योंकि जैनेन्द्र ने ही तब तक जो रीति चल रही थी उससे अलग मानव के मनोविज्ञान संबंधी कहानी और उपन्यास लिखने की जो परंपरा, जो नींव जो डाली थी, वो जैनेन्द्र ने है। तो जैनेन्द्र से हिंदी कहानियों के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियां भी अपने आप में एक नयापन लिए हुए है, क्योंकि तब तक तो काफी जमाना काफी बदल गया था। तो लोग इसी बीच विश्व युद्ध हुआ, तो इस तरह लोग काफी आत्म केंद्रित हो गए हैं। तो समाज से बढ़कर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो है उन पर लेखक चर्चा करने लगे थे। तो ये इन सब का नतीजा है ये मनोवैज्ञानिक कहानियां। तो जैनेन्द्र से हिंदी कहानियों के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियां भी अपने आप में नयापन लिए हुए हैं। जैनेन्द्र की तमाशा, पत्नी, घुंघरू, ब्याह, भाभी, परदेशी, चलचित्र आदि कहानियों में बदले हुए युग की दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो यही जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता है, क्योंकि उनकी कहानियों में युग का बदलाव, युग के जो बदलाव है उसके साथ साथ दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो हलचल हो रहा है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों में पाई जाती है। जैनेन्द्र के समान ही ज्वालादत्त शर्मा की भाग्य चक्र, अनाथ बालिका आदि कहानियां उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में ही देखें, इसके बाद जैनेन्द्र के बाद हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक कहानियों की परंपरा चलती है। मनोवैज्ञानिक कहानियां, उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक कहानियां। फ्रॉइड, युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर
आदमी के मन में जो चल रहा है उन मनोग्रंथियों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर कहानियां लिखने की परंपरा, इसमें इलाचंद्र जोशी सबसे प्रमुख आ जाते हैं। इलाचंद्र जोशी भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियां इस कोटि की है। आगे की कहानियां भी फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। आगे के प्रमुख कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात। आधुनिक कहानी साहित्य में फिर उसके बाद आने वाले प्रमुख कहानीकार है। आधुनिक कहानी साहित्य में उपेंद्र नाथ अश्क का स्थान महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियों में तीखे सामाजिक व्यंग्य निहित है। प्रेमचंद की भांति इनकी कहानियां भी विस्तृत जन जीवन से संबंधित है। पिंजरा, पाषाण, मोटी, मरुस्थल, हलाल का टुकड़ा, बदनाम, जबरदस्ती, पराया सुख आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। इस युग के अन्य उल्लेखनीय कहानीकार है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जीपी श्रीवास्तव, यशपाल, हरिशंकर परसाई आदि। तो ये आधुनिक काल में जैनेन्द्र के साथ आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है, मनोवैज्ञानिक कहानियां। उसके बाद फिर इलाचंद्र जोशी के बाद फिर भगवती प्रसाद वाजपेयी, अज्ञेयी, उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, फिर भी चंद्रगुप्त विद्यालंकार, जीपी श्रीवास्तव, यशपाल, हरिशंकर परसाई आदि आधुनिक युग के प्रमुख कहानीकार हैं। अब हम वर्तमान युग यानी कि समकालीन हिंदी कहानी की ओर जाएंगे। 60 के बाद 1960 के बाद 1960 के बाद की कहानियों में इस युग की थोड़ी दौड़ धूप भरी जिंदगी के किसी एक निश्चित पहलू या क्षण की कथा समाहित रहती है। जैसे कि गद्य में जो जो प्रवृत्तियां पाते हैं वही पद्य में भी पाएंगे। साठोत्तरी कविता आपने सुनी होगी। 60 के बाद जैसे कि समाज में 60 के बाद बहुत से बदलाव आ गया है, तो वो बदलाव कविता में और कहानी में आना स्वाभाविक है। तो इसीलिए कहते हैं कि 60 के बाद की कहानियों में उस युग के दौड़ धूप भरी जिंदगी के किसी एक निश्चित पहलू या क्षण की कथा समाहित रहती, क्योंकि पूरे जीवन की कथा नहीं है, किसी एक क्षण की कथा उसमें रहती है। क्योंकि 60 के बाद की कहानी आंदोलन भी हुआ था। बहुत सारी कहानी, सचेतन कहानी, अकहानी, ऐसी कहानियों का जो परंपरा भी उस समय हुआ था। युग की बौद्धिकता या सूक्ष्म चिंतन की प्रवृत्ति के अनुरूप ही कहानियां भी दिन ब दिन सूक्ष्म और बौद्धिक होती जा रही है। पहले की तरह नहीं है। प्रेमचंद की जो कहानियां जो है, कहानी कहने की रीति जो है वो नहीं है जैनेन्द्र की, वो नहीं है आधुनिक युग की, और ऐसी कहानी नहीं है समकालीन समकालीन कहानी में बौद्धिकता बहुत ही अधिक है। इनमें प्रतीकात्मकता को विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि मानविक भावों को या किसी प्रतीकों के आधार पर या प्रतीकों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली कहानियां भी हम देखते हैं। और उसी प्रकार कथा पात्रों के नाम भी अक्षरों से घ, इसी तरह अक्षरों में कथा पात्रों के नाम आने वाली कहानियां भी है। तो इस तरह कहानी के क्षेत्र में बहुत सारे परिष्कार, बहुत सारे आंदोलन भी उस समय हुआ था। इनमें प्रतीकात्मकता को विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है। कहानियों की कोई निश्चित दिशा भी नहीं है। कहानीकार किसी भी घटना या अनुभूति को किसी भी क्षण को लेकर संवेदनात्मक स्तर पर चित्रित करने के लिए सर्वथा स्वच्छंद है। यानी कि कहानी किसी एक क्षण के लिए हो जाती है। जैसे कि ये छोटी छोटी कहानियां जो है, जैसे कि आप जो मिनी कथा के रूप में आप जो देखते हैं, तो वो भी कहानी की एक अलग सी रीति है, लिखने की शैली है। तो किसी एक क्षण को लेकर आप देखते, जैसे कि आप ममता कालिया की हरी बिंदी पढ़ी होगी। देखिए, हरी बिंदी जो है एक दिन की कहानी है। एक दिन में जो उस औरत के साथ जो जो हो रहा है उसकी कहानी। इसी तरह कभी कभी एक क्षण की कहानी भी समकालीन कहानियों के अंदर हम देख सकते हैं। कहानीकार किसी भी घटना या अनुभूति को किसी भी क्षण को लेकर संवेदनात्मक स्तर पर चित्रित करने के लिए सर्वथा स्वच्छंद है। पहले की कहानियों की भांति वर्तमान कहानियों में न तो पात्रों की बहुलता होती है और न ही घटनाओं की। जैसे कि ज्यादा पात्र नहीं होंगे, कभी 2-1 पात्र ही हो जाएंगे कहानी में, और कभी कभी पात्रों के नाम भी नहीं होंगे, ज्यादा घटनाएं भी नहीं होंगी उसमें।
कथा वस्तु की सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता की दृष्टि से आए दिन कहानियों की दिशा में नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं। बहुत सारे प्रयोग, क्योंकि नए प्रयोग माने इसी तरह मैंने जो कहा, पात्रों के नाम अक्षरों में एक पात्र है, घा एक पात्र है, इसी तरह के लिखने वाला हरिशंकर परसाई की भी ऐसी कहानी है। तो इस तरह कहानी की अलग शैली है। और कहानी बहुत ही किसी यात्रा करते वक्त, बस में जो सफर करते वक्त जो अनुभव है उसे लेकर एक कहानी। तो इस तरह कहानी में नए नए प्रयोग की संभावना भी हम देख सकते हैं। नई कहानी से भी आगे बढ़कर वर्तमान कहानी कला अकहानी का पद पाने को लालायित है। ही तो मैंने कहा था, बहुत सारे कहानी आंदोलन हुए, कहानी है, सचेतन कहानी है, समांतर कहानी है, उन सब के बारे में बाद में बता दूंगी, क्योंकि उससे अलग से एक टॉपिक है कहानी आंदोलन जो 60 के बाद हुई है। साठोत्तरी कहानी के अंदर वो सब साठोत्तरी और समकालीन कहानी के अंदर अंदर वो सब आ जाते हैं। कविता के क्षेत्र में भी ऐसे ही है, समकालीन कविता के अंदर भी इसी तरह बहुत सारी कविताएं हैं। कविता है, युत्सावादी कविता है, बहुत सारी कविताओं के प्रकार है। तो ये सब 60 के बाद हुआ है। नई कहानी से भी आगे बढ़कर वर्तमान कहानी कला अकहानी का पद पाने को लालायित है। अकविता की भांति अकहानी भी वर्तमान कहानी कला का एक प्रयोग है। वर्तमान कहानी की तुलना स्नैपशॉट से की जाती है। स्नैपशॉट माने क्या है? कैमरा में जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो कोई एक दृश्य हम देख रहे से जाते हैं, लेकिन उस दृश्य को हम कभी कभी कैमरा में क्लिक करके लेते हैं ताकि हमें उसकी याद हमेशा बनी रहे उस चित्र को देखकर। कहानी भी उसी तरह एक स्नैपशॉट है। जैसे कैमरा द्वारा एक निश्चित स्थिति का चित्र एक स्नैप में खींच लिया जाता है, उसी प्रकार आज की कहानी भी किसी एक निश्चित क्षण या किसी एक घटना को, किसी पहलू विशेष को चित्रित करती दिखाई देती है। यानी कि एक बहुत ही थोड़ा सा क्षण, जैसे कि हमें अगर जैसे कि परीक्षा में हम सबसे प्रथम अंक में पास हुआ तो वो एक क्षण जो है, जैसे कि हमारी खुशी जो है, उसे लेकर हम कहानी लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नया प्रयोग है। तो पहलू विशेष को चित्रित करती देखी जा सकती है। संक्षेप में हिंदी कहानी दिन प्रतिदिन सूक्ष्मता ग्रहण करती प्रयोग धर्मी बनती जा रही है। यही आज की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज कहानी जो है बहुत सारी प्रयोग धर्मी बनती नजर आ रही है। इस युग के प्रमुख कहानीकार है देवेंद्र सत्यार्थी, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, अंचल, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, दूतनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, संजीव, चंद्रकिरण सोनरेक्सा, कृष्णा सोप्ती, सूर्य बाला, महीप सिंह, अलका सरावगी, गीतांजलि श्री, नीलाक्षी सिंह आदि और भी बहुत सारी कहानीकार है। लेकिन मैंने इनमें महीप सिंह, राजेंद्र यादव और दूतनाथ सिंह, इन सारे कहानीकारों को इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने कहानी आंदोलन, विभिन्न प्रकार की कहानी आंदोलन के प्रवर्तक भी ये थे। क्योंकि कहानी आंदोलन के बारे में अगर पूछे तो जैसे कि समांतर कहानी क्या है, सचेतन कहानी क्या है, कहानी क्या है, इन सब के बारे में अगर पूछे तो आपको बताना होगा। तो ये जो कहानीकार है, इनमें कुछ कहानीकार उसके प्रवर्तक भी रहे हैं। तो ये कहानी के नए नए प्रयोग थे उस समय के। तो यही कहानी के विकास के बारे में, कहानी साहित्य के विकास के बारे में अगर कोई ऐसे पूछा जाता है तो इतना ही आपको लिखना है। क्योंकि भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग से होकर प्रेमचंद और प्रसाद युग में संपन्नता ग्रहण करते हुए जो कहानी साहित्य आगे बढ़ी है, तो आज भी देखे बाकी अन्य विधाओं से भी बढ़कर कहानी की दिन ब दिन प्रगति होती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे कहानीकार हमारे बीच में है जो बहुत ही प्रतिभाशाली कहानीकार है, तो उनके हाथों हिंदी कहानी साहित्य सुरक्षित है और उनके हाथों हिंदी कहानी साहित्य और भी विकसित होता रहेगा। क्योंकि उदय प्रकाश की कहानियों को भी आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उदय प्रकाश की कहानियां जो है, लंबी कहानियों की जो परंपरा जो है, उन्होंने ही वर्तमान काल में परंपरा को आगे बरकरार रखा है। उदय प्रकाश ने उनकी बहुत मुख्य प्रमुख कहानियां जो है, बहुत सारी कहानियां लंबी कहानियां हैं।
तो इस तरह कहानियों की परंपरा और कहानियों के जो विरासत भी धनी थे और कहानियों की परंपरा आज भी प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। तो यही कहानी का विकास है, इसे दोबारा पढ़िएगा। धन्यवाद।